हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए लास्ट ईयर नहीं बोले, मतलब 2020 चल रहा है अभी। एनटी अभ्यास के थ्रू मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो मेरी तरफ से हेल्प होती थी वो मैंने की। बहुत दिनों से कुछ स्टडी वीडियो नहीं आए थे, तो अब क्योंकि एग्ज़ाम टाइम आ गया है, आज से हम लॉन्च कर रहे हैं एक स्पेशल सीरीज़, जिसमें सबसे पहले जो मैं कर रहा हूँ जेई मेन 2020 के जो दोनों अटेम्प्ट्स थे, जनवरी और सितंबर, उनके सारे पेपर्स के आपको सोल्यूशन एक एक करके फिजिक्स पार्ट के। और यहाँ सोल्यूशन एनटी अभ्यास से थोड़े डिफरेंट होंगे। वहाँ मैं केवल क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, यहाँ मैं क्वेश्चन के साथ आपको कंप्लीट कंसेप्ट, उससे रिलेटेड थ्योरी या उससे रिलेटेड और क्वेश्चंस जो भी उस वक्त मेरे माइंड में स्ट्राइक करेंगे, आपके लिए वो मैं लेके आऊँगा। तो आज सबसे पहला सेशन जो मैंने चूज़ किया है वो है 7 जनवरी की सेकेंड शिफ्ट 2020 की। और ये पेपर देखेंगे आप, इतना टफ साइड पे नहीं था। इसका पूरा एनालिसिस अभी अपन करते हैं, बट ये सीरीज़ आपके लिए रहेगी। आप अपना फीडबैक ज़रूर दें, और आपको क्या चाहिए, क्या हेल्प आप चाहते हैं, अपनी तरफ से सजेशंस दीजिए। साथ ही साथ आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लास्ट ईयर भी मैंने कुछ टॉपिक्स के बहुत शॉर्ट और कंसाइज काम के रिवीजन वीडियोस बनाए थे, उनको भी ज़रूर देखिए, वो काम आएंगे। और वो आपको अच्छे लगते हैं तो रिमेनिंग टॉपिक्स के भी वो वीडियोस बहुत जल्द आपके लिए मैं लाने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ गिव योर फीडबैक। नाउ स्टार्ट करते हैं इस पेपर की एनालिसिस और उसके बाद उसके डिटेल्ड सोल्यूशंस के साथ। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है आपको, और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ करना है, और बेल आइकन भी क्लिक कीजिए, जिससे जितने भी ये काम के वीडियोस एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपको मिलेंगे, ना केवल एंट्रेंस और एडमिशन से रिलेटेड बल्कि फिजिक्स से रिलेटेड, फिजिक्स की आपकी प्रिपरेशन को और बिल्कुल फाइन ट्यून करके ज़बरदस्त बनाने में आपके लिए हेल्प करने की मैं पूरी कोशिश। तो देखिए, आज जो मैं पेपर अभी सॉल्व करने वाला हूँ, इसका एनालिसिस पूरा ये मैंने भी सॉल्व करके आपको पूरी तरह से खुद ने एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके एनालिसिस किया है। देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। पूरे पेपर में मैं देखूं 25 में से 11 क्वेश्चन आपके 11th क्लास के सिलेबस के हैं, 14 क्वेश्चन आपके क्लास 12 सिलेबस के हैं। ये पूरा एक एक क्वेश्चन का मैंने सिलसिलेवार इजी, मीडियम टू टफ या कैलकुलेटिव है या नहीं। देखिए, इस पेपर में कुल 3 से 4 क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव ज़्यादा थे, बट ओवरऑल ये पेपर मुझे इतना टफ नहीं लगा। इंडिविजुअली आप देख सकते हैं, एक एक की डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख रही है। मुझे ऐसा लगता है इस पेपर में कोई भी सीरियस स्टूडेंट एटलीस्ट 15 क्वेश्चन तो करके आएगा, और जो अच्छा कर रहे हैं उनको एटलीस्ट 20 क्वेश्चन इसमें करने चाहिए थे। मतलब मेरा गेस है कि यहाँ पे एक्सेप्शनल छोड़ें, एवरेज टू अबव एवरेज जो स्टूडेंट्स हैं उनका स्कोर मेरे अकॉर्डिंग यहाँ 60 से 80 के बीच एटलीस्ट रहना चाहिए। और जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको तो स्कोर करना ही चाहिए यार इसमें। मतलब 1-2 क्वेश्चन चलो मान लीजिए, बाकी जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको 85-90 स्कोर यहाँ बनता है। तो आइए अब एक एक क्वेश्चन की डिटेल्ड एनालिसिस। और इस बार देखिए सबसे स्पेशल चीज़, अब आपको एक्सप्लेनेशंस भी, सबके रिलेटेड कंसेप्ट भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। एक एलिवेटर है इन अ बिल्डिंग दैट कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 10 persons विद द एवरेज मास ऑफ ईच पर्सन बीइंग 68 kg. So it means 10 persons 68 kg, that means the total mass of the persons I can make out is 680 kg. Now mass of the elevator itself is 920, so add it up. So what we have the total mass, we can add it up. It is 8 and 2 10, and this is 9 and 6 and 1, that becomes 16. So 1600 kg is the total overall mass, and now it is going at a constant speed. Now remember, when the speed is constant speed clearly means here constant velocity. That means the net force on it would be 0 whenever we draw the FBD. The frictional force is also there, that is opposing the motion, and is 6000 newtons. If the elevator is going up with its full capacity, the power delivered by the motor means that is the motor, it pulls up with the help of a rope or a string or a rod, whatever, to the elevator. It must be at least. So if I draw the free body diagram of this elevator, so there are persons inside as well. So we know the total weight, that is 1600 kg. So the total force I can make it out is 16,000 newton. That is downwards. Now it is going upwards, so definitely the tension is pulling it up, and because it is going up, friction definitely would be acting downwards, so that friction force will also be here. So that is F. So if I add that F plus 16,000, that becomes 22,000 newtons. And because it is going at a constant speed, I can directly say the value of the tension must be 22,000 newton. That is pulling up, and that is being delivered by that is being caused due to the motor. So therefore the power delivered by a motor is the force transferred by the motor, which is T or F, whatever you can write, that is T into V, because it is going up. So T dot V would be TV. So it is 22,000 into 3, that is 66,000 watt that I can make it out. So this is option 3. So this is a very common question asked on based on this motor concept. So you can do this and learn how to do such
profiles other also. If it was accelerating, then what I would written, then I would have written tension minus weight minus friction would be total mass into acceleration, and the value of tension would be found out from that. And at an instant जब speed v है तब आप बोल सकते थे power होती t dot v tv. क्लियर है? सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड आई थिंक इट वाज वेरी मच डूएबल. जो भी बच्चे तैयारी करते हैं, इट वाज एक्चुअली अ डूएबल क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. The activity of a radioactive sample falls from 700 per second to 500 per second in 30 minutes. भाई एक्टिविटी 700 डीके पर सेकेंड से 500 डीके पर सेकेंड हो गई 30 मिनट के अंदर, तो इसकी हाफ लाइफ क्या होगी? तो भाई अपना बड़ा स्टैंडर्ड सा तरीका, देखिए यहाँ पे मैं एक कंसेप्ट आपको सिखाता हूँ, मतलब आपने सीखा भी होगा ऐसे. अपने को याद रहता है भाई हाफ लाइफ बाद आधा हो गया, 2 हाफ लाइफ के बाद 1/4 हो गया, 3 हाफ लाइफ के बाद 1/8 हो गया, सबको याद रहता है. बट ये तो एक्सपोनेंशियल की बेसिक कंडीशन है भाई. If e to the power minus t is x, I can always write e to the power minus 2t would be x square, e to the power minus 3t is x cube. So utilizing that, let's say if it is n naught, the number was n naught at time t equal to 0 and it falls like this. So let's say if I am given any time, not any half time, let's say any time t naught, it becomes n naught by x. So I can directly, using the power of mathematics, I can say after the time 2t naught it will become n naught by x square, after 3t naught time it will become n naught by x cube. So look at here, so after 30 minutes, that is my t naught here, so after 30 minutes it reduced to 700 to 500, that means it has become 5/7 of the amount, it has become 5/7 of the initial activity. Okay, so it has become the 5/7 of the initial activity. So I can directly say after 60 minutes, that is the double time, it will become 5/7 square times the r naught. Original activity is 5/7 square, and if you do this, this is 25/49 r naught. So this is very close to half life, but still the number is not less than 50%. I can say it is a notch greater than 50%. So it is, but it is very close. That means after 60 minutes it is very much almost it has decayed, like you can say like 49 point something percent like this. So to decay it to 50%, that is your half life. Half life means it has decayed to 50%, 50% has lost. So for 50% it would be very close to 60 minutes. So looking at the options, it would be very close and it would be greater than 60 minutes. So I'll go for 62 instead of 66 because that would be a greater time. You can judge from yourself. So that is the way I do it. Otherwise what you will do, you have that equation, r is r naught 2 to the power t by t half, you put it as 500, you put it as 700, it is 2 to the power t, that is 30 minutes upon t half, and then you do this 2 to the power 30 upon t half is 7/5, take the log or whatever you like. So 30 by t half into ln2 is equal to ln7 minus ln5, and if you can remember you can substitute the values, but I think the first method is far more easier and the question setter wants you to think like that. That is what I feel. So this is a very important thing, and if you can recollect this, if after t naught times it has become x fraction, after 2 t naught time it will become x square, after 3 t naught it will become x cube. It will always help you in many questions. Previously JEE main में पहले भी ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं. चलिए अगला, mass per unit area of a circular disk of radius a depends on the distance r from the center. That means this mass density is varying. This surface mass density varies with r, variable density. So the mi of the disk about the axis perpendicular to its plane and passing through its center. So you can easily make out this is a variable mass density question. You must have done questions like this. There's a standard procedure. What do you do? Go at a distance r, take a very small disk, you can say, or you can say a thin ring of a thickness dr like this. At r you take r पे जाके dr thickness की एक छोटी सी रिंग लीजिए. ये dr thickness की रिंग ली, इसका एरिया कितना होगा आप डायरेक्टली बोलोगे 2 pi r into dr. तो इसमें मास कितना होगा dm, यू कैन राइट इट एज सिग्मा dA, और r से r प्लस dr तक लगभग इस सिग्मा को कांस्टेंट मान सकते हैं, विच इज एट r a प्लस बी आर इंटू 2 pi r dr. अब इस छोटे से का इस पर्टिकुलर एक्सिस, यही तो गिवन है आपको, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस छोटे से का एम आई क्या होगा, जो आपका रिंग का फॉर्मूला होता है dm इंटू आर स्क्वायर. डिस्क का जब आप डिराइव करते हैं, अगर आपने डेरिवेशन कभी की हो तो ऐसी ही की जाती है, बट आर स्क्वायर की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, जो इसकी रेडियस है स्मॉल आर स्क्वायर. सो स्मॉल आर स्क्वायर dm, सो इफ आई डू दिस इट विल बिकम 2 pi r क्यूब a प्लस बी आर dr. दिस इज ऑफ द स्मॉल रिंग जो ली. अब कंप्लीट का आपको लेना है तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करिए, 2 pi क्या हो जाएगा, ये a r क्यूब
प्लस 2 पाई बी आर टू द पावर 4 डी आर, और पूरी डिस्क को कवर करने के लिए लिमिट आपको पता है आर की 0 से आर तक जाएगी। अब देखिए 0 से ए, सॉरी यहाँ आर की जगह आपको कैपिटल ए स्मॉल ए गिवन है तो वो लिख दीजिए। सो 2 पाई ए आर क्यूब का आपको इंटीग्रेशन पता है, ए टू द आर टू द पावर 4/4 होगा, तो लिमिट्स डालोगे ए टू द पावर 4/4 हो गया, और ये अगर आप डालोगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई बी एंड दिस विल बिकम r to the power 5/5. So that is what you will have here, r that means a, sorry रेडियस लिखने की आदत अपनी रहती है हमेशा, a to the power 5. So what you have 2 pi a to the power 4 if I can take as common, what we will be left with, we will be left with a by 4, and here we will be left with a times capital B by 5. So I think the first option is the most appropriate one as per me. Let me check if I have not done any mistake. I think that this is fine. So you can do this. This is a very standard profile, you can do this. Next, the electric field of a plane electromagnetic wave. So this is a question from electromagnetic wave, and just looking at it from our basics wave की theory से यहाँ kz plus omega t दोनों का साइन सेम है, इसका मतलब wave माइनस z डायरेक्शन में जा रही है। वेव किधर प्रोपोगेट कर रही है, माइनस z में, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, आई कैप प्लस जे कैप बाय √2। आई कैन डायरेक्टली मेक इट आउट, अगर एक्स वाई प्लेन ऐसे दिखाऊं तो ये 45 डिग्री पे इधर होगी। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, माइनस जेड में, इसका मतलब प्लस जेड मेरी तरफ आ रही होगी, माइनस जेड मतलब जो वेव है, एक्चुअली वेव अंदर की तरफ जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। तो कॉमन सेंस से आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, आपको हमेशा पता है ई क्रॉस बी का डायरेक्शन वी का डायरेक्शन देगा। तो मुझे ई क्रॉस बी ऐसे करना है कि वी के अलॉन्ग वो पॉइंट करे, तो वी के अलॉन्ग पॉइंट करे ई क्रॉस बी। तो कॉमन सेंस से अगर आप देखोगे डेफिनेटली बी का डायरेक्शन दोनों के परपेंडिकुलर वी और इसके होगा, और ये यहाँ आएगा। तभी आप हाथ घुमाओगे ई क्रॉस बी और वो अंदर की तरफ जाएगा, तो बी 45 डिग्री इधर आएगी। एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव और वाई कंपोनेंट नेगेटिव आएगा, मतलब इसको अगर मैं यूनिट वेक्टर लिखूं तो दैट वुड बी आई कैप माइनस जे कैप बाय √2, दैट वुड बी द यूनिट वेक्टर ऑफ द बी। तो इतना काम आप बेसिक ईएम वेव की थ्योरी से आप कर सकते हैं, साथ में आपको क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए, ठीक है। अब t बराबर 0 पे एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल z एक्सिस के किसी पॉइंट पे रखा है पाई बाय k पे, और उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी z में है, z में मतलब अपनी तरफ आ रही है, स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रही है। तो ये वेलोसिटी b के भी परपेंडिकुलर है, e के भी परपेंडिकुलर है। तो अब फोर्स निकालना है, तो भाई आपको पता है दोनों फील्ड प्रेजेंट होती हैं, तो लॉरेंट्ज अंकल का फोर्स आपने लिखा है QE प्लस वी क्रॉस बी, ये आप सबको आता है। पॉजिटिव चार्ज है तो QE प्लस वी क्रॉस बी आपको यहाँ पे लिखना है, जो भी इसकी वैल्यू यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। तो अब अगर मैं चेक करूँ तो ये वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले मैं जस्ट E प्लस वी क्रॉस बी, डायरेक्शन तो इसी से डिसाइड होगा, पैरेलल एंटी पैरेलल ऑप्शन जो आपको दे रखे हैं इसी से डिसाइड होगा। तो E का डायरेक्शन, E को अगर मैं लिखूं, E को क्या लिखेंगे अपन, E नॉट आई कैप प्लस जे कैप बाय √2, और कब पूछा है t इक्वल टू 0 पे, और z की वैल्यू क्या है पाई बाय के, तो t को 0 डालें तो ओमेगा t 0 हो गया, और z को आपने डाला पाई बाय के, तो ये हो गया कॉस पाई। तो E वेक्टर तो आपका ये हो गया, E वेक्टर की वैल्यू ये हो गई कॉस पाई। कॉस पाई आपको पता है क्या होता है, -1, तो ये वैल्यू हो गई माइनस E नॉट बाय √2 आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है बेटा। अब वी क्रॉस बी जब आप करोगे, तो वी क्रॉस बी जब भी आप करिएगा, देखिए करके देखते हैं अपन, वी क्रॉस बी, वी किधर है वी नॉट के कैप, और बी किधर है, बी जिधर भी होगा जो भी बी नॉट लिखेंगे, और उसका डायरेक्शन मैंने आपको बताया ही था आई कैप माइनस जे कैप बाय √2। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा बेटा, बी नॉट वी नॉट के क्रॉस आई, के क्रॉस आई आपको पता है, के क्रॉस आई कैप अगर आप लिखते हो तो के क्रॉस आई कैप देता है जे कैप, और के क्रॉस जे कैप करते हो, के क्रॉस जे कैप करते हो तो माइनस आई देता है, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, सो दैट इज प्लस आई कैप प्लस जे कैप बाय √2। इसका अंदर इन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, बट अगेन आपको पता है कि जो बी नॉट की वैल्यू होगी वो क्या होती है, ई बाय बी इज सी, सो दैट इज ई नॉट बाय सी। तो ये ई नॉट बाय सी है, तो कॉमन सेंस से आपको पता है सी टाइम्स बी नॉट की वैल्यू ई नॉट होगी, और ये जो वी नॉट होगा डेफिनेटली सी से बहुत कम होगा, पार्टिकल की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर नहीं हो सकती। इसका मतलब वी नॉट बी नॉट की वैल्यू ई नॉट से छोटी होगी, तो ये ई की टर्म डोमिनेट करेगी बजाय इस टर्म के, तो वो टर्म डोमिनेट करेगी, और इस टर्म का डायरेक्शन किधर आ रहा है, आई प्लस जे आ रहा है, नेगेटिव ऑफ आई प्लस जे आ रहा है, सो नेगेटिव ऑफ आई प्लस जे बाय √2 आ रहा है, सो इट वुड बी पैरेलल टू आई प्लस जे, और इट वुड बी ऑपोजिट टू दैट, तो इट वुड बी ऑपोजिट टू दैट, सो इट वुड बी एंटी पैरेलल टू आई प्लस जे प्लस √2। तो इसको बहुत केयरफुली करिएगा, वरना गलती आप कर जाएंगे, इसलिए बहुत ध्यान से बहुत इत्मीनान से कीजिएगा। डायरेक्शंस को बहुत अच्छे से लेता है, मतलब इसको ईएम वेव के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड में जो लॉरेंट्ज फोर्स के डायरेक्शंस के साथ अपन खेलते हैं, देखिए मैग्नेटिक फील्ड को मैं हमेशा कहता हूँ आप डायरेक्शंस के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो वो चैप्टर बहुत दुख देगा, तो यहाँ आपकी थोड़ी मास्टरी होनी चाहिए, दैट इट इज़ नॉट दैट ईजी। नेक्स्ट, फिर ये उसी तरह का दिख रहा है, एक पार्टिकल एम मास का क्यू चार्ज का वेलोसिटी दे दी वी नॉट जे कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी ई नॉट आई कैप, और मैग्नेटिक फील्ड दे दी बी नॉट आई कैप। चलिए दोनों फील्ड एक्स में है, ऐसे देख लीजिए, ई भी इधर है
और ये बी भी इधर एक्स के अलाउंग मान लें, और ये वेलोसिटी है जे कैप के अलाउंग। ठीक है, अच्छी बात है साहब। इट्स स्पीड विल डबल। अब आपको पता है दोनों में से जो वर्क करता है स्पीड बढ़ाने का जिम्मा केवल ई का होता है, बी का वर्क डन हमेशा जीरो होता है। तो भाई स्पीड आपको डबल करनी है, तो कॉमन सेंस से ई का जो फोर्स लगेगा वो एक्स में लगेगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण अगर ई नहीं होती तो ये केवल यहाँ पे सर्कुलर मोशन करता है, स्पीड चेंज नहीं होती, बट ई के कारण ये सर्कुलर मोशन की जगह हेलिकल मोशन में आएगा जिसका पिच बढ़ता जाएगा। तो अपन क्या बोलेंगे भाई, वी किसी भी इंस्टेंट पे वी वाई प्लस वी जेड, इसका मैग्नीट्यूड अगर आप निकालोगे तो वो हमेशा वी नॉट ही आएगा। वाई और जेड का जो मैग्नीट्यूड है वो वी नॉट ही देगा आपको हमेशा, कोई उसमें तकलीफ नहीं होगी। मतलब इसको कहने का मतलब ये है कि किसी भी मोमेंट पे वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर करोगे वो तो वी नॉट स्क्वायर ही आएगा। अब आपको फाइनली पूरी स्पीड का मतलब होता है वी एक्स स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, उसको डबल करना है, मतलब दैट शुड बिकम 4 वी नॉट स्क्वायर, और वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर वो फिक्स रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक्स में स्पीड बढ़ाएगी, तो यहाँ से वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू सीधे सीधे आ जाती है 3 वी नॉट स्क्वायर। इसका मतलब एक्स में स्पीड रूट 3 वी नॉट करनी है, और ये एक्स में जो स्पीड है इसको डायरेक्टली आप बोलोगे एक्स में जो फोर्स है वो कांस्टेंट है, तो इसको ए इंटू टी लिखेंगे, तो टाइम की वैल्यू होगी वी एक्स अपॉन ए, और ए की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्यू ई बाय एम लिखेंगे, सो दैट इज क्यू ई बाय एम। तो ये क्या हो गया, रूट 3 वी नॉट एम अपॉन क्यू ई या ई नॉट जो भी आपको गिवन है। तो भैया कौन सा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, ये ऑप्शन थर्ड आ रहा है। अगेन इस तरह के क्वेश्चन एडवांस में मेंस में पहले भी आए हुए हैं, तो आप कॉमन सेंस से कर सकते हो। अगर आपने अच्छा एडवांस लेवल पे पढ़ा है तो आप इजीली इसको कर सकते हो। नेक्स्ट, ये आपका सेमीकंडक्टर का प्रश्न दिख रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। कुछ नहीं बोला तो अपन हमेशा मानते हैं बेटा डायोड कैसा होगा, आदर्श आइडियल डायोड। तो भाई दिख रहा है ये फॉरवर्ड बायस्ड है, तो मेरे लिए वायर हो गया, खत्म करो इसको, ये वायर हो गया। तो ये 10 और 10 ये किस में हो गए, पैरेलल में, 10 और 10 का पैरेलल 5 हुआ। तो अब फाइनली क्या हो गया भाई, ये हो गया ये 10 किलो ओम्स, और ए और बी के बीच में एक ही रेजिस्टेंस दिखा दें 5 किलो ओम्स। ठीक है, तो अब आपको क्लियर कट दिख रहा है भाई ये कितना वोल्टेज है, 30 वोल्ट्स है। सीरीज में डिवाइड करना है किस किस के अक्रॉस, 10 और 5। तो सीरीज में आपको पता है इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, इसके अक्रॉस ये जो डेल्टा वी ए बी आप बोलोगे डायरेक्टली होगा इसका आर अपॉन टोटल आर, 15 इंटू 30 डिवाइड करिए आराम से, 30 इंटू 5 दैट इज 150 बाई 15 दैट इज 10 वोल्ट। उस पर 20 आएगा, इस पर 10 आएगा, ऑप्शन 2 आ जाएगा। अगला, डायमेंशंस ऑफ बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, ये आपके लिए लड्डू दिया गया है क्योंकि बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट बेटा आपको पता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी होती है, बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी होती है। एनर्जी डेंसिटी का मतलब इसके डायमेंशन क्या होंगे, वही जूल पर मीटर क्यूब वाले स्टाइल से यूनिट मैच करेगी, तो डायमेंशन भी देख लें। जूल मतलब एनर्जी का डायमेंशन, आपको मैं हमेशा कहता हूँ फोर्स और एनर्जी का डायमेंशन हमेशा याद रखिए, ml2t-2, मीटर क्यूब मतलब l⁻3। तो ये आपके लिए सीधा सीधा हो गया ml-1, सही है, ml-1 t-2। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ml-1 t-2, ऑप्शन नंबर 1 के साथ अपन जाएंगे। इसमें कोई आपको शंका या आशंका कुछ भी होनी नहीं चाहिए, सीधा सीधा प्रश्न है आपके लिए, ये हो जाएगा। ये तो ये क्वेश्चन आप नहीं करके आ रहे हैं, मतलब आप डेफिनेटली अपने रैंक की बर्बादी खुद ही कर रहे हैं। इन अ बिल्डिंग देयर आर 15 बल्ब, भाई 15 लट्टू लगाए हैं 45 वाट के, 15 लट्टू लगाए हैं 100 वाट के, 15 छोटे पंखे लगाए हैं 10 वाट के, 2 हीटर लगाए हैं, ये थोड़ा ज़्यादा पावर लेता है 1 किलोवाट। इलेक्ट्रिक मेंस वोल्टेज 220 वोल्ट है, तो फ्यूज़ कितना होगा भाई, ये 10वीं क्लास टाइप के क्वेश्चन है। टोटल करंट कितना ड्रॉ होगा क्योंकि पैरेलल में है, तो सब पे 220 आएगा, सब पे करंट निकाल लो, और टोटल करंट जो होगा फ्यूज़ उससे ज़्यादा का होना चाहिए। तो हर बल्ब को देखो भाई, अपने को पता है पावर इज इक्वल टू वी आई, तो एक बल्ब कितना लेगा, एक बल्ब कितना लेगा, एक बल्ब लेगा आपका पावर 45 अपॉन 220। तो ये एक बल्ब लेगा, तो ये 15 बल्ब ये वाले 15 बल्ब का टोटल हो जाएगा इंटू 15। तो ये आपका पहला हुआ 45 इंटू 15, 15 पंजे 75, 15 4 60, 675 बाय 220। अब चाहो तो आप आगे कैलकुलेट कर लो यार, कभी कर लेंगे, चलो ये पहला हुआ, इतना करंट इसने लिया। फिर वो जो दूसरे 15 बल्ब हैं, आई बल्ब डैश लिख देता हूँ उसको, वो क्या हो जाएगा 100 बाय 220 इंटू 15, इसको भी लिखें तो ये क्या हो जाएगा 1500 बाय 220, सबका एलसीएम एक ही आएगा, इसलिए मैं एक साथ रख रहा हूँ। फिर भैया 15 पंखों का क्या होगा, आई बाय फैंस, तो वो हो जाएगा बेटा आपका 10 बाय 220 इंटू 15, सभी 15 दिख रहे हैं, तो दिस इज़ 150 बाय 220, इतना करंट आया। और 2 हीटर का जो करंट होगा वो कितना होगा बेटा 1 किलोवाट, दैट इज़ 1000 अपॉन 220 इंटू 2, तो दैट इज़ 2000 बाय 220। सो टोटल करंट कितना यहाँ पे विड्रॉ हो रहा है, तो ऐड करते जाइए 675 और 1500, दैट इज़ 2175 में 150 ऐड किए तो दैट इज़ 2175, 2275, 2325 और ये 2000 दैट इज़ 4325 इफ़ माई कैलकुलेशन इज़ नॉट रॉन्ग। सो दिस इज़ 220, तो मुझे लग रहा है 20 एम्पियर से थोड़ा सा छोटा आएगा, बट
19 पॉइंट समथिंग तो शायद ये आ ही जाना चाहिए, 18 19 तो आ ही रहा है। तो मुझे दिख रहा है 15 एम्पियर से तो बड़ा है, 20 से छोटा है, तो फ्यूज़ 20 एम्पियर की कैपेसिटी का यहाँ पर लगाना आपको चाहिए। एक बार कैलकुलेशन और देख लीजिएगा, कोई अगर अपनी तरफ से गलती हो गई हो तो आप उसको अपने आप देख लीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको आप यहाँ से देख सकोगे, ठीक है। तो ये अगेन करने लायक क्वेश्चन है। अब एक 20 वोल्ट का ईएमएफ आपने लगाया है t इक्वल टू 0 पे टू अ सर्किट कंटेनिंग इन सीरीज में क्या है, एक तो 10 मिली हेनरी का इंडक्टर है, 5 ओम का रेजिस्टर है, मतलब एलआर सर्किट है। रेशियो ऑफ द करंट एट इन्फिनिटी टू 40 सेकेंड्स, ई स्क्वायर की वैल्यू कुछ आपको दे रखी है। तो बेटा प्यार से देखिए आप, सबसे पहले ये आपका इंडक्टर, ये आपका रेजिस्टर, ठीक है। जैसे ही खटका बंद करते हैं उसके बाद की बात कर रहा है, तो भाई ये है आपका L और ये है आपका R। तो भैया इतना तो आपको पता है, t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये सीधे बच्चे एक वायर की तरह बिहेव करता है, कोई मतलब करंट को नाटक नहीं करेगा। स्टार्टिंग में सारा नाटक करता है, बाद में कुछ भी नाटक नहीं करेगा। तो करंट कितना होता है, E/R, ये सबको पता है, 20/R, दैट इज 4। Now this is at infinity, this is 4 ampere. Now at the time, the second time that we are given is at 40 seconds. So at 40 seconds, what we have, the general formula, we will have I as I0, which is E/R, 1 minus e to the power minus t by tau, or TR/L, what we write. So what we will have at t equal to 40 seconds, it would be E/R, that is 4 ampere. I can write 1 minus e to the power minus t, that is 40. R is what, 5, and that is 10 millihenry. So 10 into 10 to the power minus 3. So what it is 4, 1 minus e to the power minus, if I do this get cancelled, this would be 2000. 2000, no, 1 0 more, that is 20,000. Now e to the power minus 20,000, this term I think would be tending to 0, so it would be very close to 4, but would be slightly less than 4. So if I take this ratio I to infinity to I to t equal to 40, this would be something like 4 upon 4, 1 minus e to the power minus 20,000. So it is 1 upon 1 minus e to the power minus 20,000. So I suppose it is very close to 1. So let's see the option. So it would be very close to 1. So as per the options, I'll go with it. It is definitely greater than 1. So this is not the option. So the most appropriate looks like 1.06. It's really tough to calculate. Even using the C square, I don't think you can directly calculate this without any calculator. But as per this, I think this should be the closest option, and that is what is given. So this is not a very good question. मैं बच्चों के साथ मजाक ही है यार, exactly इतने क्लोज ऑप्शन देने नहीं चाहिए थे, या तो ऑप्शन थोड़े दूर होने चाहिए थे। अब ठीक है, जो दिया है वो दिया है, अब ज़्यादा इस पर कमेंट ना करें, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर साउंड रिसीव करता है फ्रॉम 2 आइडेंटिकल ट्यूनिंग फॉक्स, एक जैसे आइडेंटिकल ट्यूनिंग फॉक्स हैं, वन ऑफ विच अप्रोचेज एंड द अदर वन रिसीड्स। तो इस तरह के क्वेश्चन खूब देखें आप, एक उसकी तरफ आ रहा है, एक उससे दूर जा रहा है विद सेम स्पीड, दोनों की स्पीड साउंड से कम है। ऑब्जर्वर को 2 बीट्स सुनाई दे रही हैं, ऑक्सीलेशन फ्रीक्वेंसी दोनों की 1400 हर्ट्ज है, साउंड की फ्रीक्वेंसी ईयर में 350 है, तो स्पीड ऑफ ईच क्या होगी। तो जिनको डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन का, अदरवाइज मैं आपको करके बता देता हूँ कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। ये 2 ट्यूनिंग फॉक्स हैं, ठीक है, तो एक अप्रोच कर रहा है और एक रिसीड कर रहा है, और ये ऑब्जर्वर मान लिया आपका, दिस इज़ योर ऑब्जर्वर। तो मान लिया ये इसको अप्रोच कर रहा है v स्पीड से, ये इसको रिसीड कर रहा है v स्पीड से। तो देखिए सबसे पहले, क्योंकि ये अप्रोच कर रहा है, इसकी स्पीड ज़्यादा सुनाई, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सुनाई देगी, कितनी, f0, और क्योंकि ऑब्जर्वर नहीं सोर्स चल रहा है तो लिखेंगे v माइनस वी एस। ये फॉर्मूला आप यहाँ पे लिखोगे, सॉरी v माइनस वी एस। सो दिस इज सॉरी v माइनस वी एस, दैट इज़ ऑफ द सोर्स। तो यहाँ पे अब मैंने इसको v लिया है, तो इसको लेट से v0 नाम दे देते हैं, और साउंड की स्पीड v मान लेते हैं, तो v माइनस v0, ओके। f2, क्योंकि ये दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी, और ये क्या होगी, v अपॉन v प्लस वी एस, आपको पता है, तो v प्लस v0 इस तरह से लेंगे। सो बीट फ्रीक्वेंसी होगी f1 माइनस f2, ये आप f0 अपॉन f0 v कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा, 1 अपॉन v माइनस v0 माइनस 1 अपॉन v प्लस v0। जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, f0 v, दिस वुड बी 2v0 upon v square minus v0 square a plus b into a minus b, and because you know स्पीड ऑफ साउंड बहुत ज़्यादा है, रियल लाइफ में जो ऑब्जेक्ट चलते हैं उनकी स्पीड इससे बहुत कम होगी, तो v square minus v0 square को निगलेक्ट कर दोगे, एंड दिस अप्रॉक्सीमेटली बिकम्स 2f0 v0 by v, जो डायरेक्टली इंस्टीट्यूट्स याद करा देते हैं बच्चों को। तो ये डेल्टा f यही होगा, तो दैट इज़ 2 इज़ गिवन, दैट इज़ 2 इंटू 1400 इंटू v0 डिवाइडेड बाई 350 700 डबल, तो ये 4 टाइम्स, 2 से 2 उठ गया, तो v0 की वैल्यू आ रही है 1/4 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ ईच ट्यूनिंग फॉक यहाँ क्या आएगी बेटा, 1/4 मीटर पर सेकेंड। आप डायरेक्टली कर सकते हो, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। इसमें भी अगर सोर्स ऐसे ही चल रहा होता, सोर्स या तो कभी पहले पास जाता है, ऐसा होता है कि भाई ये एक ऑटो वाला है,
ये गाना बजा रहा है तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, और तुम चलते हुए जा रहे हो। तो तुम्हारी स्पीड यहाँ पे वीपी थी, यहाँ से फिर वीपी हो जाएगी जैसे ही तुम क्रॉस करोगे। पहले क्योंकि तुम पास आ रहे तो तुम्हें इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सुनाई देगी, बाद में फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी। इस केस में भी डायरेक्टली आप बोल सकते हो जो डिफरेंस आएगा उसको इसी तरह से फॉर्मूला आता है, यहाँ पे वी ऑफ ऑब्जर्वर आ जाएगा, दैट इज़ वीपी अपॉन वी। तो ये दोनों तरह में यूज़ होता है, वहाँ तो अप्रॉक्सीमेट करना पड़ता है या बिना अप्रॉक्सीमेशन के भी आ जाता है। तो ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कई एग्जामों में आ रखा है, होपफुली आप लोगों ने पढ़ा है। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो कभी छोड़ना नहीं है। नाउ देखिए अगला क्वेश्चन 11th, ये देखिए मैग्नेटिज्म टॉपिक से है, जो बच्चे थोड़ा सा घबराते हैं, बट इस क्वेश्चन को देखिए। फिगर गिव्स एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड बी वर्सेस एच वेरिएशन इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। आपको बतानी है रिटेंटिविटी, कोअर्सिविटी एंड सैचुरेशन की वैल्यूज़ यहाँ पर क्या होंगी। तो आराम से देखिए, रिटेंटिविटी का मतलब होता है कि एक्सटर्नल फील्ड एच को 0 कर दिया तब भी फील्ड कितनी बची रह गई, कितनी बची रह गई 1। तो रिटेंटिविटी आपकी है 1, तो इससे कितने ऑप्शन बचे, इससे आपका एक ही ऑप्शन बच रहा है। मस्त हो गए आप, तो यही ऑप्शन बच रहा है। और देख लेते हैं कोअर्सिविटी। कोअर्सिविटी वो होती है एक्सटर्नल फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में कितनी लगाएं जिससे अंदर फील्ड 0 हो, तो ये वैल्यू दिख रही है 50, सो दिस इज़ 50। और सैचुरेशन वैल्यू आपको दिख ही रही है यहाँ पे 1.5, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है 1 टेस्ला 50 एम्पियर पर मीटर एंड 1.5 टेस्ला। ये हमेशा याद रखिए। देखिए ईजी सा क्वेश्चन है, मतलब इस क्वेश्चन को केवल आप मैग्नेटिज्म के डर से नहीं देख रहे तो आप मूर्खता कर रहे हैं। मेरे हिसाब से शायद इससे इजी क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। सीधा रीड करना है और आपको टिक करना है। इट इज़ वॉज अ केक वॉक। नेक्स्ट, एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, टिपिकली आप इसको छोटा डी लिखते हैं 0.15 mm, सोर्स ऑफ लाइट दैट इज लैम्डा, and the interference pattern is observed on a screen that is capital D is 1.5 meter away. The separation between the successive bright fringes, तो ये आपका successive bright fringes के separation को ये अपन fringe width बीटा टिपिकली दुनिया बोलती है lambda d by d. lambda होती है आपकी wavelength, d होती है distance of a screen from the slit plane and small d is the distance between the slits. और वो आपको दिख ही रहा है कि distances approximation सारे valid रहेंगे, तो directly use करें 589 नैनोमीटर, तो let it 589 नैनोमीटर। कैपिटल डी कितना है आपका, कैपिटल डी आपका है 1.5 मीटर्स एंड दिस इज गिवन एज 0.15 millimeters. So if I do this, let convert everything. This is 589 into 10 to the power minus 9. This is 1.5 standard unit, and 15 this would be 1.5 into 10 to the power minus 4. So I can cancel it. It would be 589 into 10 to the power minus 5 meters, and if I do it, it would be 5.89 millimeters. I can write, so it would be closest to 5.9 millimeters. You can directly tick that option. Next, you have 10 kg mass suspended by a rope of length 4 meter. तो भैया 10 किलो का मास 4 मीटर की रस्सी से आपने छत से बांधा है. एक फोर्स आपने कैपिटल F लगाई है हॉरिजॉन्टली एट द मिड पॉइंट सच दैट द टॉप हाफ ऑफ द रोप मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द वर्टिकल. ओके, और रोप को मासलेस मानना है. तो देखो बेटा, ऐसे देखिए, ये रोप थी, ये मास लटका हुआ था. अब आपने इसके मिड पॉइंट से कोई फोर्स लगाया और अब जो टॉप हाफ है वो 45 डिग्री वर्टिकल से बना रहा है, मतलब इट वुड बी लाइक दिस. सो ये फोर्स लगाया F, इसके कारण ये एंगल आ गया, कितना आ गया 45 डिग्री, और ये नीचे जा रहा है. तो अब इस पॉइंट पे देखें तो नीचे सारा वेट मान लें FBD में mg यहाँ पे बना दें और ये टेंशन यहाँ बना दें, और ये लेंथ आपको पता है आधी रस्सी है तो 2 मीटर होगा. तो अब अगर आप यहाँ पे इसको बैलेंस आउट करोगे तो सिंपल फ्री बॉडी डायग्राम से आप क्या देखोगे, t cos 45 दैट इज t by root 2, 1 by root 2 दैट इज इक्वल टू mg, and t by 1 by root 2 sin theta that would be equal to f. So you can directly say f is equal to mg. तो ये तो आपके लिए वैसे ही हो गया, f equal to mg. और ये mg किसका होगा, this mg अगर अपन इस पॉइंट पे देखेंगे तो ये जो mg आपका पूरा लग रहा है, ये पूरा mg किसका लगेगा, आपका रोप तो आपकी मासलेस है तो f is mg, m is of the block that is 10 kg, that is 100 न्यूटन, g 10 गिवन है तो फोर्स की वैल्यू आ गई 100 न्यूटन. तो अगेन बस थोड़ा सा समझना था, उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे लगा शायद लेंथ की ज्योमेट्री की ज़रूरत पड़ेगी. ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में आपसे हो गया. एंगल भी ईजी था, आपके लिए करने लायक था. आप चाहते तो लेमीज थ्योरम से भी कर सकते थे, जैसे आपकी कंफर्टेबल हो. 14th, एक पतला सा लेंस है, पतले लेंस ही पढ़ते हैं जनरली अपन, थिक लेंस आ जाता है तो बैंड बच जाती है अपनी. थिन लेंस है ग्लास का जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर है. जब आपने एक लिक्विड में डाली जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.42 था, अगर लिक्विड में इसकी फोकल लेंथ FL है तो रेशियो ऑफ FL अपॉन F क्या होगी. ओके, तो फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर कुछ नहीं बोला, इसका मतलब ये F मान के चल रहा है कि ये एयर के अंदर होगी.
तो एयर में एफ है और यहाँ पे F1 है, तो भाई आपको नियम पता है, एयर में 1/f क्या लिखोगे, n ऑफ लेंस अपॉन n ऑफ एयर, एयर का 1 मानते हैं तो दैट इज़ 1.5 अपॉन 1 माइनस 1 इंटू जो भी ज्योमेट्रिकल डायमेंशन होंगे 1/r1 माइनस 1/r2। जब किसी दूसरे मीडियम में लिक्विड में डाला तो ये 1.5 अपॉन n ऑफ लिक्विड हो गया विच इज़ 1.42 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। क्योंकि ये उससे छोटा ही है तो नेचर ऑफ लेंस चेंज नहीं होगा, नेचर वही रहेगा, और अपन क्या करें, डिवाइड कर दें तो FL/F ये सब तो कैंसिल हो गया, क्या बचेगा बेटा अपने पास 1.5 माइनस 1 दैट इज़ 0.5 और यहाँ क्या आएगा 0.08 और वो ऊपर पहुँच जाएगा 1.42। तो बेटा ये क्या हो गया, इसको आप लिख सकते हो 50/8 और ये हो गया 1.42। तो 50/8 अगर आपको 8 की टेबल आती हो तो ये आपके लिए हो जाएगा 6.25 एंड 6.25 इंटू 1.42, देखो 6 इंटू 1.5 9 होता था। ऑप्शन जो देखोगे क्लोजेस्ट अगर आप यहाँ पे जाओगे 6.2 इंटू 14, अब आप करके देख लीजिएगा तो 14 6 कितना होता है टिपिकली आपका 14 6 84 होता है, और उससे थोड़ा और आगे जाओगे तो मेरे हिसाब से 9 के आसपास कुछ ये 8 9 के बीच में झूले खाएगा। तो यहाँ पे 9 इज़ द क्लोजेस्ट वन आई कैन टेक आउट। 5 से बड़ा होगा, 17 से छोटा होगा, सो इट वुड बी 9, यू कैन सेफली टेक इट। तो ये बहुत कॉमन सा कंसेप्ट है। इसमें आपको एक और चीज़ याद होगी, अगर ग्लास का लेंस है, ग्लास की फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 4/3 लें और सॉरी ग्लास की 3/2 सॉरी, और वाटर का 4/3 लें, तो ग्लास लेंस की जो एयर में फोकल लेंथ होती है वाटर के अंदर उसकी फोकल लेंथ इसी फॉर्मूले से जाते हैं तो क्या आ जाती है 4 टाइम्स फोकल लेंथ इन एयर। नेचर सेम रहता है बट वाटर में फोकल लेंथ एयर की चौगुनी आती है। इस पर भी कई क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं तो आप देख सकते हैं। चलिए अगला, एक प्लेनर लूप है वायर का जो रोटेट कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, वही जनरेटर का कंसेप्ट है। t = 0 पे प्लेन ऑफ लूप परपेंडिकुलर है, मतलब अगर ये लूप है प्लेन परपेंडिकुलर है b के, इसका मतलब b के परपेंडिकुलर है, मतलब b और a वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, मतलब फाई मैक्सिमम है। अब आपको पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ और फाई, इनके दोनों के बीच में π/2 का फेज डिफरेंस होता है, तो फाई अगर मैक्सिमम है तो मैं कह सकता हूँ t = 0 पे इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होगा। क्लियर है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो आपको पता है t = 0 पे अगर ये 0 है तो वही t/4 साइकिल पे ये मैक्सिमम होगा, तो t/4 पे वापस मैक्सिमम होगा मैग्नीट्यूड में, और t/2 पे वापस ये 0 हो जाएगा। तो t कितना गिवन है आपको 10 सेकेंड, t/4 मतलब 2.5 सेकेंड पे ये मैक्सिमम होगा 2.5 पे, और 5 सेकेंड पे वापस मिनिमम हो जाएगा। सो विल गो फॉर ऑप्शन 4। अगेन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। फ्लक्स लिखते हैं जनरली अपन NBA cos ωt और वो आ जाता है NBA sin ωt, उस तरीके से अपन चीज़ों को टिपिकली देखते हैं। चलिए देखिए, 2 आइडियल कार्नोट इंजन है जो कैस्केड में, मतलब एक के बाद एक लग रहे हैं कि एक जना हीट ले रहा है और वो जो हीट रिजेक्ट कर रहा है दूसरे के लिए वो हीट इनपुट है और वो रिजेक्ट करके फिर काम कर रहा है, वो यहाँ पे समझाया। बिटवीन टेम्परेचर T1 एंड T2 टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वायर ऑफ द फर्स्ट इंजन, तो पहला इंजन जो है वो किससे हीट लेता है T1 से उसने कुछ हीट ली और ये हीट ली और इसको कुछ वर्क में बदला W1, और यहाँ से उसने कुछ लेट से ये हीट ली, इसको क्या नाम दे दूँ मैं Q1, और यहाँ पे इसने कितनी हीट रिलीज़ की, लेट से इसको लिख दूँ या इसको लिख देता हूँ QH1 और इसको लिख देता हूँ मैं QC1। अब ये इसने रिजेक्ट की किसको की किसी टेम्परेचर T वाले को। अब ये दूसरे के लिए हॉट रिजर्वायर है तो ये इससे कितनी हीट लेगा, यही मान लीजिए सारी हीट QC1 उसके लिए हो गई QH2, और ये हीट इसने लेके W2 वर्क किया और ये इसने रिजेक्ट की एक लोअर वाले T2 को जिसका अपन ने बोल दिया दैट इज़ QC2। ठीक है, तो ये आपको समझा रखा है भाई। T1 से उसने लिया और फिर दिया कोल्ड वाला T2 पे, वही समझाया। टॉप मोस्ट T1 है, लोएस्ट टेम्परेचर T है, T इज़ वो मीडियम टेम्परेचर बीच वाला हो गया। ठीक है, इट इज़ द सिंक ऑफ द फर्स्ट विच इज़ ऑल्सो द सोर्स फॉर द सेकंड। हाउ इज T रिलेटेड टू T1 एंड T2 बोथ इंजन्स परफॉर्म इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क। देखिए ये क्वेश्चन कई बार अब आ रहा है जेईई मेंस में, कई बार क्वेश्चन आता है कि वर्क सेम है, कई बार आता है एफिशिएंसी सेम है। अभी वर्क सेम गिवन है तो देखिए वर्क क्या होता है, यहाँ पे वर्क आप लिखोगे QH1 माइनस QC1, यहाँ आप लिखोगे QH2 माइनस QC2 जो इफेक्टिवली बन रहा है आपके लिए QC1 माइनस QC2। ठीक है, और गिवन है दोनों वर्क इक्वल हैं। तो अब एक सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि कार्नो इंजन है, कार्नो इंजन आपको पता है कि भाई कार्नो इंजन क्या होता है, इसमें हमेशा QC/QH जो लिखते हैं दैट इज़ इक्वल टू TC/TH, ये हमेशा वैलिड आता है। ठीक है, ये अपने को थ्योरी पता है। तो सबसे पहले टॉप मोस्ट वाले पे लिखें QC1 अपॉन QH1, वो किसके इक्वल होगा T/T1। और इसी तरह से अगर आप दूसरे वाले पे लिखोगे तो दूसरे वाले पे क्या होगा QC2 अपॉन QH2 दैट इज़ QC1 लिख दें, दैट इज़ अगेन लोअर टेम्परेचर T2 अपॉन हायर वन T2। तो अगर दोनों को इक्वेट करना है, मुझे दोनों को इक्वेट करना है, W1 इक्वल टू W2 दैट इज़ QH1 माइनस QC1 इज इक्वल टू QC1 माइनस QC2। तो सब कुछ QC1 की टर्म्स में लिख दें।
तो QC1 की टर्म्स में QH1 को लिखें तो QH1 को क्या लिख सकोगे आप, QC1 इंटू T1/T माइनस QC1, ये आ गया। अब QC1 को तो QC1 ही लिख देंगे अपन, और QC2 को क्या लिखेंगे, QC2 को आप लिख सकोगे QC1 इंटू T2/T, ये वैल्यू आ गई आपके पास। तो QC1 सब में से उड़ गया, क्या आ गया, T1/T माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T, ये वैल्यू आ रही है, वो डायरेक्ट आपने यहाँ से लिखा। अब क्या होगा बेटा, दोनों में T2/T आ गया, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आ रही, यस। तो अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे दोनों को एक तरफ लिया है तो T1 प्लस T2/T, उधर 1 प्लस 1 ले जाओगे 2 हो जाएगा, तो T की वैल्यू आ गई T1 प्लस T2/2। तो ये आप याद रख सकते हो, अगर दोनों से वर्क सेम है तो टेम्परेचर वो बीच वाले का क्या आ रहा है, उनका एवरेज T1 प्लस T2/2, तो यहाँ ऑप्शन हो गया 3। अब इसकी जगह तो दूसरा क्वेश्चन आता है, उसको आप खुद सॉल्व करिएगा। अगर एफिशिएंसी दोनों की इक्वेट करते तो देखिए एफिशिएंसी क्या होती है, वो आपको पता है 1 माइनस TC/TH, तो वो अपने आप क्या बनती, 1 माइनस T/T1, और यहाँ आती 1 माइनस T2/T, और इसको आप सॉल्व करते 1 1 कैंसिल होता है और T की वैल्यू निकल के आती √T1 T2। तो ये कब आएगी, जब एफिशिएंसी सेम है, वो कब आएगी, जब दोनों से वर्क सेम है। ये क्वेश्चंस कई बार घूम फिर के आए हैं जेईई के अंदर। पहली बार जब क्वेश्चन आया था तो उन्होंने लैंग्वेज भी सही नहीं दी थी, लिख के ही नहीं दिया था कि इक्वल है या इक्वल वर्क है या इक्वल एफिशिएंसी है, बट धीरे धीरे वो सुधार हो गया। बट क्वेश्चन का टाइप वही आ रहा है, तो अपन उस क्वेश्चन के टाइप का बेनिफिट लें कि बार बार अगर एक ही टाइप का क्वेश्चन वो रिपीट कर रहे हैं तो अपन थोड़ी समझदारी दिखाएं, अपन बेवकूफ़ी ना करें, ठीक है। तो ये कंसेप्ट याद रखिएगा, बहुत हेल्प कर सकता है आपकी। फिर देखिए, एक बॉक्स वे करता है, कितना वे करता है, 196 न्यूटन। जब आपने स्प्रिंग बैलेंस पे कहाँ तोला, नॉर्थ पोल पे तोला। पोल्स पे आपको पता है वेट सबसे ज़्यादा होता है। अब आपको बताना है वेट रिकॉर्ड कहाँ पे, सेम बैलेंस पे कितना होगा। यदि इसको मैं इक्वेटर पे लिया हूँ, यार इक्वेटर पे लिया है तो मुझे पता है भाई इक्वेटर पे जो जी होता है वो पोल्स वाला, या G0 जो भी बोलोगे, पोल्स वाला माइनस ω²R होता है। और ये वैल्यू मैं बच्चों को कहता हूँ कि याद ही कर लें कि इक्वेटर पे ओमेगा, क्योंकि अगर अर्थ की वो निकालोगे करोगे बहुत टाइम लगेगा। ये वैल्यू याद रख सकते हैं 0.034 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वरना अभी आप वही निकालोगे कि 2π घूमने में 24 घंटे लगा है, वो ओमेगा निकालने में ही अपने सदियाँ बीत जाएगी। तो यहाँ से आराम से देखिए, यहाँ आप क्या रिकॉर्ड करेगा, ये यहाँ रिकॉर्ड करेगा m, g की जगह क्या रिकॉर्ड करेगा, G0² माइनस ω²R। तो मास तो 19.6 हो गया, G10 गिवन है, 10 माइनस ω²R 0.034। तो ये आपका कितना हो गया बेटा, 19.6 इंटू 6 and 9 and 3 again 6, and this would be 9, so it would be 9.966. okay, so it is 19.6 into 9.966. this is going to be your answer. अब ये देखिए सारे ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं, इसको पूरा आपको ईमानदारी से सॉल्व करना पड़ेगा, आप बच नहीं पाओगे। सोल्यूशन तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। कैलकुलेशन देखिए, जेईई मेन की आदत है, कैलकुलेशन आपसे करवाते हैं, और जब आप इसको पूरा ईमानदारी से कैलकुलेशन करोगे तो आप करिए, जैसी भी आपकी श्रद्धा होती है आप करके देखिए क्या वैल्यू निकल के आती है। इसे जब आप करेंगे तो ये वैल्यू पूरी आप देखिएगा 195.32 न्यूटन्स निकल के यहाँ पर आपके लिए आएगी। अगेन थोड़ा कैलकुलेटिव रहेगा, ऑप्शन भी बहुत पास हैं, तो सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। या फिर एक और तरीका जो अपना खुरापाती तरीका होता है, क्या होगा भाई, कितना परसेंटेज रिड्यूस हुआ भाई, 0.034 10 के आगे कितना परसेंट होगा, परसेंटेज में कर लो भाई, परसेंटेज में कर लो इसको, कितना हो जाएगा, कितना परसेंट हो गया ये 3.4/10, 3.4/10 कितना हो गया भाई, 3.4/10 कितना हो गया, जी का रिडक्शन। अगर ω²R में 0.034 ले रहा हूँ तो 0.034/10 इंटू 100% मैंने किया 3.4/10, दिस वुड बी 0.3 समथिंग ही आएगा, 0.34% आपके लिए आ रहा है, तो 0.34% ही रिड्यूस कर लो उसको, तो 196 का 0.34% निकाल लो, तो 0.34/100 यहाँ से भी देख सकते हो कितना रिडक्शन होगा। तो वो लगभग के रिडक्शन कितना आएगा, 1.96 इंटू 0.34, 34 की टेबल अगर आपने बचपन में कभी सीखी हो, 34 6 अगर करूँगा तो 170 एंड 34 दैट इज़ 204, 34 9 करूँगा तो 296 एंड 20 दैट इज़ 316, और फिर ये 34 इंटू 1 प्लस 31, 34 प्लस 31 कितना हो जाएगा भाई, कैलकुलेशन सही कर रहा हूँ तो 0.6564 न्यूटन कम होगा। तो उससे आप निकाल के देख सकते हो कौन सा ऑप्शन 0.65-0.66 न्यूटन कम होगा, तो लगभग यही ऑप्शन यहाँ पे आना चाहिए, क्लोजेस्ट 195.32 यहाँ पे आएगा। तो जैसे भी करो भाई, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मैं इसमें और ज़्यादा हेल्प नहीं करूँगा। अब नेक्स्ट, अब देखिए ये बहुत ही खुरापाती क्वेश्चन होते हैं, बहुत दुख देते हैं ये, इस तरह के जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का ये वाला जो पार्ट है, कई क्वेश्चन जेईई मेन में आए और बहुत परेशान करते हैं। इसको एनसीईआरटी से भी देखिएगा और ढंग से देखिएगा, मुझे पर्सनली भी ये बहुत परेशान करते हैं।
एक एडियाबैटिक प्रोसेस में वॉल्यूम, देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस में वॉल्यूम डबल हो गया. Consequently, mean collision time between the gas molecules changes from tau1 to tau2. If Cp by Cv is gamma for this gas, then a good estimate for tau2 by tau1 is. तो भाई सबसे पहले ये जो आपका ये क्या कहलाता है, क्या नाम बोलते हैं इसको अपन, रिलैक्सेशन टाइम और मीन फ्री पाथ, इनका ये रिश्तेदारी आप अच्छे से याद रखिए. तो देखिए मीन फ्री पाथ आप लिखते हैं 1/√2 पाई डायमीटर स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और इसको आप जनरली लिख देते हो दैट यू राइट इट एज एवरेज वेलोसिटी इंटू रिलैक्सेशन टाइम. यू राइट इट एज एवरेज वेलोसिटी इंटू रिलैक्सेशन टाइम. तो रिलैक्सेशन टाइम आपका आता है 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन बाय दिस. अब यहीं से अपन जब इसको चेक करते हैं, क्योंकि ये एवरेज वैल्यू है और ये √t पे डिपेंड करेगी, तो टॉ को डायरेक्टली अपन बोलते हैं कि ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो इट कम्स आउट एज v/√t. तो ये प्रोपोर्शनैलिटी आती है रिलैक्सेशन टाइम की v/√t. ये हमेशा याद रखिए, रिलैक्सेशन टाइम किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, v/√2 के. अब क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको पता है T(v⁻⁻1) कांस्टेंट रहता है, ठीक है. तो इसका मतलब T किसके प्रोपोर्शनल आएगा, 1/v⁻⁻1, ये लिख सकते हैं. तो जैसे ही आपने ये लिखा, तो यहाँ से रिलैक्सेशन टाइम की प्रोपोर्शनलिटी क्या हो जाएगी, v/√t. √t का मतलब अपने आप ही वो क्या हो जाएगा, T अगर इसके प्रोपोर्शनल है तो √t में उसकी पावर लग जाएगी, तो इट इज़ v/(γ-1/2). सो व्हाट इट बिकम्स v⁻⁻1 + 1/2. I should write it properly. It is 1 + (γ-1/2), तो this would be 1 + (γ/2). I should write like this. तो ये प्रोपोर्शनैलिटी होगी. तो अगर वॉल्यूम के प्रोपोर्शनैलिटी में इस तरह से आ रहा है, वॉल्यूम आपका डबल हो गया है, तो tau2 by tau1 क्या होगा, अगर आपने इसको क्या बोला है आपने इसको कि ये चीज़ आपकी यहाँ पे क्या हुई है, वॉल्यूम आपका डबल हो चुका है, तो उसके हिसाब से आप tau2 by tau1 की वैल्यू लेंगे. तो वॉल्यूम ऑफ द गैस डबल्ड, तो दैट इट v2/v1 टू द पावर 1 + (γ/2). अब यहाँ से आप सिंप्लीफाई इसको करके देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपके लिए निकल के आएगा. तो यहाँ v2/v1 करके ये आंसर आएगा 2 to the power 1 + (γ/2). अब कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा, मुझे लग रहा है इन्हें tau1 by tau2 पूछना था और इन्होंने पूछ tau2 by tau1 दिया. तो एज़ पर दिस फर्स्ट पे मैं जाऊँगा, बट मुझे दिख रहा आंसर इसका उल्टा है. ठीक है यार, हो जाती है कई बार चीज़ें. चलिए, एक आइडियल फ्लूइड फ्लो है, लेमिनर फ्लो है थ्रू अ पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डायमीटर चेंज हो रहा है. Maximum minimum diameters of the pipe are this and this respectively. The ratio of the minimum and the maximum velocities of fluid in this pipe is. तो भाई आपको जब भी पता है लेमिनर फ्लो होता है, AV is constant, तो क्या लिखोगे, A1V1 किसी भी दो जगह = A2V2. तो आपको रेशियो ऑफ मैक्स और मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी, जहाँ पे एरिया मैक्सिमम होगा वहाँ पे स्पीड कम होगी. तो V1/V2 या मैक्स बाय मिन जो भी करेंगे, तो मैक्स बाय मिन कर रहे हैं तो अपने आप d स्क्वायर के रेशियो में ले सकते हैं एरिया को. सो दैट वुड बी 6.4/4.8 का होल स्क्वायर मैक्स बाय मिन अगर आप मान लो इसको. तो 6.448, तो ये 6448 16 की टेबल आपको आती है, दैट इज़ 4/3 का स्क्वायर. सो 4/3 का स्क्वायर, सो मैक्स टू मिन इज 16/9, सो मिन टू मैक्स इज 9/16. सो गो फॉर ऑप्शन 9/16 इन दिस केस. ये एक ईजी रेगुलर क्वेश्चन था. नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है, फोटोन है जिसकी दोनों की एनर्जी सेम है. भाई सेम एनर्जी गिवन है, फ्यू eV ऑर्डर की. आपसे पूछा गया है रेशियो ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन एंड द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इज. भाई साहब देख लेते हैं. तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो आपकी होती है, लैम्डा जो इलेक्ट्रॉन की होगी, क्या लिखते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होती है उसको लिखते हैं अपन h/p. p को लिख देते हैं √2m k, k कोई e मान ले. और जो फोटोन होता है, फोटोन की वेवलेंथ क्या होती है, E इज इक्वल टू hc/λ, तो इसको लिख सकते हो hc/e. ठीक है. तो अब आपसे क्या पूछा गया, रेशियो ऑफ द वेवलेंथ. तो रेशियो ऑफ वेवलेंथ λe/λp डिवाइड कर दो, क्या होगा, h और h घर गया, क्या बचेगा बेटा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा बेटा, यहाँ क्या होगा, h तो गया, यहाँ तो आ रहा है 1/√2me, और इधर जब डिवाइड करेंगे इसे तो ये ऊपर पहुँच जाएगा, ये पहुँच जाएगा e/c. तो भैया क्या बच रहा है आपके पास, इसको सिंप्लीफाई कर लो सबको, अगर ये ले लो तो 1/c और ये बन जाएगा √e/2m. मेरे को तो यही बनता हुआ दिख रहा है, √e/2m 1/c. तो कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छा यहाँ पे नज़र आ रहा है, मुझे सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ पे सेकंड ही नज़र आ रहा है, तो उसे टिक करेंगे. तो ये आपके 20 SOA जो सिंगल करेक्ट ऑप्शन टाइप थे MCQs, वो अपन ने कवर अप किए. आइए पांचों न्यूमेरिकल एनालिसिस भी अब तो आइए देखते हैं. देखिए पहला क्वेश्चन, एक 60 पिकोफैरेड का कैपेसिटर है, फुली चार्ज किया 20 वोल्ट सप्लाई से, फिर डिस्कनेक्ट कर दिया, एक और अनचार्ज कैपेसिटर के साथ लगा दिया. एनर्जी लॉस, तो ये आपको क्लियर कट दिख रहा है, दो कैपेसिटर की रीवायरिंग है जिसमें पहले पे 20 वोल्ट है और दूसरे पे 0 है. तो इस रीवायरिंग में आप सबको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, डेल्टा यू लॉस क्या लिखते हैं,
हाफ C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। बहुत कुछ फीलिंग आती है परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन जैसी। अब यहाँ दोनों C सेम है तो ये हो जाएगा 60 इंटू 60 अपॉन 60 प्लस 60 120 और पिको है तो यहाँ 10 की पावर माइनस 12 में लगा देता हूँ और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर दैट इज़ 20 का होल स्क्वायर दिस मच जूल, दिस इज़ लॉस्ट। तो क्या होगा बेटा, ये तो हो गया 2 और 2 4, ये हो गया 15 और ये 20 का स्क्वायर होगा 400 तो 15 इंटू 400 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 जूल्स। अब नैनो में लिखनी है तो ये 0.4 कर दें, 15 इंटू 0.4 आपके लिए हो जाएगा 6 नैनो जूल। तो ये आंसर आपका 6 हुआ। 6 लिखो, 6.0 लिखो, 6.00 लिखो, नंबर दे देते हैं 6 आंसर आएगा यहाँ पे। ये आपका 21st हुआ। नेक्स्ट, एक यूनिफॉर्म क्यूबिकल बॉक्स है साइड ए का, रफ फ्लोर पे ऐसे चलाना है, मिनिमम पॉसिबल फोर्स लगाना है किसी पॉइंट बी पे अबव इट्स CM। ओके, if the coefficient of friction is 0.4 the maximum possible value of 100 into b by, अब ये क्या है, अच्छा ए साइड है और बी उसके ऊपर लगाया। ओके, फॉर बॉक्स नॉट टू टॉपल बिफोर मूविंग, नॉट टू टॉपल बिफोर मूविंग, तो भाई मूव करने के लिए मुझे पता है मिनिमम फोर्स कितना चाहिए, FS मैक्स जो होगा आपका μSmg। ठीक है, तो मिनिमम फोर्स आपको इतना चाहिए μmg। और इस पर टॉपल नहीं करे, लिमिटिंग केस मान लें, लिमिटिंग केस में टॉपल से रोकने के लिए नॉर्मल बिल्कुल यहीं आ जाएगा, mg तो CM पे लगता रहेगा। ठीक है, और फ्रिक्शन जो भी लगेगा वो FS मैक्स है, FS जो भी आप बोलोगे FS मैक्स वो इधर लग रहा होगा। तो अगेन अगर अपन इसे इस पॉइंट या इस लाइन के अबाउट अगर उसको चेकआउट करें जो भी है, मतलब FS मैक्स भी आइडियली मुझे वहीं पे दिखाना चाहिए, जो भी है सरफेस से बीचों बीच लगता हुआ यहाँ से दिखा देंगे, दिस इज़ FS मैक्स। तो इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करके देखें कि टॉपल कर रहा है क्या, तो N और FS का तो कोई टॉर्क नहीं आएगा, टॉर्क F और mg का है। तो टॉपल नहीं करे तो लिमिटिंग केस में दोनों को इक्वेट कर देते हैं कि भाई जस्ट बच रहा है टॉपल से। तो इसका लाइन ऑफ एक्शन कितने दूर पे हो गया, ये हो गया b डिस्टेंस, तो ये था तो b प्लस a/2, तो इसका टॉर्क लग रहा है F इंटू बी प्लस a/2 और ये जस्ट लिमिटिंग केस में mg के टॉर्क को बैलेंस करेगा और ये डिस्टेंस क्यूब है तो आपको पता है कितना होगा a/2 और F की वैल्यू वहाँ से चिपका दें, क्या होगी μmg। सो μmg इंटू बी प्लस a/2 दैट इज इक्वल टू mg इंटू a/2, जस्ट लिमिटिंग केस पे चल रहे हैं अपन, mg कैंसिल कर दिया। सो 0.4 इंटू b प्लस a/2 इज इक्वल टू a/2, ये यार भाई यही दिख रहा है, अभी कुछ खाया तो नहीं है, नहीं खाया। तो भाई 0.4, अब इसको 0.4 को 2 से भी मल्टीप्लाई कर डालो यार, उसको भी लिया हो, क्या हो गया 0.8। सो 0.8b प्लस 0.8 से इसको डिवाइड बाई 2 तो 0.4a इक्वल टू a, सो 0.8b इक्वल टू 0.6a, तो भैया b बटा a की वैल्यू हो गई 6/8 3/4। सो ये कितनी वैल्यू हो रही है 100 इंटू 3/4, आपके लिए ऑप्शन यहाँ पे 75 का निकल के आएगा, 75 आंसर होगा। तो ये देख सकते हैं भाई, ये टॉपलिंग और इसके स्लिपिंग दोनों चीज़ें याद रखिए, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ अगर रोटेशन भूल भाल जाते हैं 12th में आते आते तक तो बात अलग है। अगला क्वेश्चन, बैलेंसिंग लेंथ किसी सेल के लिए 560 है पोटेंशियोमीटर में, जब एक एक्सटर्नल लोड रजिस्टर 10 का पैरेलल टू सेल मतलब शंट हो गया, ये शंट 10 का लगाया तो बैलेंसिंग लेंथ 60 से कम हो गई मतलब 500 हो गई। इंटरनल रेजिस्टेंस n/10 है तो n की वैल्यू क्या होगी, तो भैया ये तो आपको पता ही है, सिंपल सा लॉजिक है, आपको इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है एक्सटर्नल लोड इनटू बड़ी वाली लेंथ अपॉन छोटी वाली लेंथ, आइडियली यही इस तरह से याद रख लेते हैं अपन। सो बड़ी वाली लेंथ तो 560 थी और ये 60 कम हो गई तो 500 हो गई -1, तो बेटा ये कितनी हो गई 10 इंटू दिस वुड बी 60 अपॉन 500, तो कितनी आ रही है बेटा ये वैल्यू, ये काटा तो दिस इज़ 60/50 इफ़ आई कैन मेक इट आउट, यस 60/50। सो 60/50 को अब डिवाइड बाय 10 में 6/5 हुआ, अब इसको 10 के उसमें लिखना है तो बेटा मेरे हिसाब से 12/10 ओम्स लिखोगे आप, 6/5 या 12/10, तो यहाँ पे आंसर आपका 12 बन जाएगा। n की वैल्यू यहाँ पे इंटीजर चाहिए तो 12 होगी। चलिए अब क्या है अगला क्वेश्चन, दो फोर्सेस P और Q का रिजल्टेंट R है इस तरह से कि R और P का मैग्नीट्यूड सेम है। ओके, तो भाइयों कभी भी देखिए P प्लस Q इज इक्वल टू R। अब जो मैग्नीट्यूड में लिखता था टिपिकली इसका लिखते थे P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा दैट इज इक्वल टू R²। अब P और R का मैग्नीट्यूड सेम है तो P² और R² यहाँ पे कैंसिल कर दिया मैंने, तो यहाँ से मेरे cos थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी -Q/2P, ये cos थीटा की वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये जो थीटा है किसके बीच का एंगल, P और Q के बीच का। अब ये पूछ रहा है एंगल, अच्छा ये तो इसको थीटा भी कुछ और देखेंगे, अब दूसरा नया थीटा है, किसके बीच में निकालना है, रिजल्टेंट ऑफ 2P एंड Q विल मेक विथ Q। अब 2P और Q का रिजल्टेंट, तो पहले तो देखें 2P और Q का रिजल्टेंट जो
क्यू से बनाएगा, तो ये आपका ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। तो टिपिकली बी वेक्टर से जो एंगल बनता है, या टिपिकली आपको यही याद रहता होगा तो या ज़्यादा बेटर है, इसको बी मान ले, इसको ए मान ले, बात तो एक ही है, रिजल्टेंट वही रहेगा। तो ए वेक्टर से जो रिजल्टेंट का एंगल बनता है टेन थीटा, क्यू से ही निकालना है ना, तो टेन थीटा या टेन अल्फा जिसको टिपिकली अपन कहते हैं, जो यहाँ थीटा होगा उसकी वैल्यू आप क्या लिखते हैं बेटा, उसकी वैल्यू आप लिखते हो बी साइन थीटा। तो बी साइन थीटा याद रखो, देखो पी और क्यू में जो एंगल है 2p और क्यू में भी वही होगा, 3p और क्यू में भी वही होगा, क्योंकि अगर ये p है और ये q है तो 2p जो होगा वो इधर होगा, तो p और q और 2p q का एंगल सेम ही रहेगा। तो इसको डायरेक्टली क्या लिखेंगे, b मतलब 2p साइन ऑफ थीटा अपॉन क्या लिखेंगे अपन बेटा, आप लिखते थे बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये लिखते थे। तो ए प्लस बी कॉस थीटा का मतलब q प्लस 2p कॉस थीटा। अब ऊपर वाले डेटा से देखिए, ऊपर वाले डेटा से 2p cos थीटा इज इक्वल टू माइनस क्यू, दैट मीन्स 2p cos थीटा प्लस q, दैट विल बी जीरो। That means there is something non-zero term divided by zero term. So something upon zero means infinity, and tan theta tending to infinity means alpha would be equal to pi by 2, or in degrees it would be equal to 90 degree. So this is the way you can solve it. This is how you can do this particular question. It's a good one. It might take some time, but इस तरीके से आप कर सकते हो। फिगर्स बना के भी ट्राई कीजिए, वो भी एक तरीका आपके लिए हो सकता है, उसमें थोड़ा ज़्यादा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन पे अब आ गए हैं। m ग्राम्स ऑफ स्टीम है 100 डिग्री पे मिक्स की है 200 ग्राम आइस से, जो मेल्टिंग पॉइंट पे है, मतलब 0 डिग्री पे है, इन अ थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर। इफ इट प्रोड्यूसेस लिक्विड वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस, वेपराइजेशन, लेटेंट हीट, सब कुछ गिवन है, वैल्यू ऑफ m क्या होगी। तो देखिए बड़े प्यार से, ये देखिए m ग्राम स्टीम है, तो 40 डिग्री पे फाइनली आई है, तो ये कंडेंस भी होगी, पहले 100 डिग्री पे थी, पहले 100 डिग्री पे वाटर बनेगी, तो ये जब m ग्राम वाटर में कन्वर्ट होगी तो कितनी हीट रिलीज़ करेगी, ये Q1 कितनी हीट रिलीज़ करेगी, m इंटू एल वी, तो जो भी एल वी की वैल्यू है m इंटू 540 कैलोरीज। ठीक है, अब ये 40 पे आया, अब ये वाटर फॉर्म में आ गया है, m ग्राम ही रहेगा वाटर, तो यहाँ तक आते आते इसने कितनी हीट और लूज़ करने वाला है। अब ये वाटर फॉर्म में, तो ms डेल्टा टी, वाटर की स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस आप बोलते हैं, और ये टोटल चेंज 60 का हुआ है, तो ये 60 m कैलोरीज और हो गई। तो टोटल मिला के इसने कितने रुपए डीले किए, कितनी हीट डीली की, ये हो गई 600 m कैलोरीज। अब अपने को पता है कैलोरीमेट्री का बेसिक प्रिंसिपल, खोया पाया बैलेंस, गर्म ने जितना खोया ठंडे ने उतना पाया। ठंडा कौन था, नए कलर से लिख लेते हैं, ठंडा था 0 डिग्री पे बर्फ़, कितना था 200 ग्राम, तो 200 ग्राम बर्फ़ पहले 0 से 0 पे आएगा, पर 200 ग्राम बर्फ़ से 200 ग्राम पानी बनेगा। इसमें कितनी डिमांड है इसकी, Q1 डैश, कितना डिमांड है बेटा हीट का, 200 ग्राम इंटू लेटेंट हीट 80 कैलोरी पर ग्राम, तो 200 इंटू 80, तो 2 8 16 हो गया, तो 16,000 कैलोरी इसने मुंह फाड़ दिया। फिर ये भी 40 पे जा रहा है, अब ये वाटर बन चुका था, ms डेल्टा टी 200 इंटू 1 इंटू 40, तो ये हीट कितनी आ रही है बेटा, ये हीट आपके लिए आ रही है 8000। तो बेटा इसने कितनी मांगी, 16 और 8 24,000, तो इसने अगर 24,000 पाई है तो उसने 24,000 खोई है, दैट इज 600 m। तो m की वैल्यू अपने आप आ गई 24,000 डिवाइडेड बाय 600, 2 0 उड़ा दें, और ये आपके लिए हो गया 40। तो ये 40 ग्राम स्टीम का वैल्यू आपके लिए आना चाहिए। तो ये आंसर जो यहाँ पे नज़र आएगा आपके लिए, ये होगा 40 ग्राम्स। अगर आप पारंगत हैं ऐसे प्रश्नों में तो ईजिली कर सकते हो, बाकी लोगों को दिक्कत आती है। तो भैया ये था अपना जेई मेन का पेपर, जो कौन सी अपन ने सेकंड शिफ्ट ली थी, ये 7 जनवरी के पेपर की। तो देखिए ये पेपर पूरा अपन ने सॉल्व किया। आइए अब इसका एक बार एनालिसिस भी देखेंगे।